अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2A का क्वेश्चन नंबर 4। तो मेरे पास ये थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स की बुक 2 है और उसका ये चैप्टर नंबर 2 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ताकि आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सोल्यूशंस एक जगह पर आसानी से इसी प्लेलिस्ट में मिल पाएँ। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल, मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल और मेरा ईमेल आईडी भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। तो क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट मैंने सामने यहाँ पर लिख ली है इस पेज के ऊपर। हम पहले इस स्टेटमेंट को यहाँ से समझ लेंगे, फिर स्टेप बाय स्टेप इसके तमाम पार्ट्स को हम यहाँ पर सॉल्व करते जाएंगे। तो आइए स्टेटमेंट को रीड करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है दी वेरिएबल्स x and y are connected by the equation माइनस एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 4। तो आपको कहा जा रहा है कि दो वेरिएबल्स हैं, एक का नाम x है और एक का नाम y है, और ये दोनों आपस में कनेक्टेड है किसी इक्वेशन के जरिए, और वो इक्वेशन ये है। आप देख सकते हैं इस इक्वेशन में दोनों वेरिएबल्स x और y आ रहे हैं और यहाँ पे इक्वलिटी का साइन है, इसका मतलब आप इस पूरी चीज़ को इक्वेशन बोलेंगे। तो इस इक्वेशन में दोनों वेरिएबल्स का आने का मतलब यही है कि ये दोनों आपस में कनेक्टेड है, और ये इक्वेशन है माइनस एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 4। आगे लिखा हुआ है सम वैल्यूज ऑफ x and the corresponding values of y are given in the table। तो आपको कहा जा रहा है कि कुछ वैल्यूज जो हैं x की, और उन x के लिहाज से कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब यहाँ पे लिया जाएगा उस x के लिहाज से जो उनकी y की वैल्यूज बननी चाहिए वो भी नीचे टेबल में दी गई हैं। और ये कुछ वैल्यूज़ हैं, कुछ वैल्यूज़ का मतलब कुछ शायद हो सकता है कि नहीं भी दी गई हो, वो भी आपको टेबल में पता चलेगा। तो आप इस टेबल को देखिए, ऊपर तमाम x की वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, -5, 0, 5। ये जो पहली रो है ये कंप्लीट x की वैल्यूज़ की है, और इसके नीचे आप देखिए जो दूसरी रो है इसमें कंप्लीट y की वैल्यूज़ लिखी हुई हैं। अब देखिए पहली जो वैल्यू यहाँ पर मैंशनड है वो है p। अब इसका मतलब ये p अननोन है, ये वैल्यू हम खुद से फाइंड आउट करेंगे, इसका नाम जस्ट p रखा गया है। दूसरी वैल्यू देखिए आपको गिवन है वो 2 है, और तीसरी वैल्यू आप देखें आपको फिर से गिवन नहीं है जो कि अननोन है, उसका नाम क्या रखा गया q। तो इससे बात क्लियर हो गई कि x की तो आपको तमाम वैल्यूज गिवन है, लेकिन इस -5 की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू p आपको निकालनी पड़ेगी, इस 5 की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू q आपको y की निकालनी पड़ेगी। यानी y की दो वैल्यूज मिसिंग है, जिनमें से एक का नाम p रखा गया और एक का नाम q रखा गया। ये p और q की वैल्यूज आपको निकालनी पड़ेगी। तो आप देखिए पहले पार्ट जो हम करने जा रहे हैं उसमें यही कहा गया, उसमें कहा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड q। तो आपसे कहा जा रहा है कि आपने p और q की वैल्यू को फाइंड आउट करके दिखाना है। अब कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं p और q की वैल्यू, तो आपने यहाँ पर एक बात समझ लेनी है कि जब भी आपको इक्वेशन दी गई हो और इस इक्वेशन में x या y में से किसी एक की भी वैल्यू बताई गई हो, तो वो जो एक वैल्यू आपको बताई गई होगी वो आप इस इक्वेशन में पुट करके हमेशा उसकी दूसरी वैल्यू निकाल लिया करेंगे। जैसे आप देखिए आपको x की वैल्यूज बताई गई है ना, यहाँ पे -5 भी बताया गया है जिसकी कॉरस्पॉन्डिंग p मिसिंग है, ये 5 भी x की वैल्यू बनती है, ये भी आपको बताया गया है जिसकी कॉरस्पॉन्डिंग q मिसिंग है। तो आपने क्या करना है, आपने अपने इसी गिवन इक्वेशन में इन x की वैल्यूज को बारी बारी पुट करके इनकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज निकाल लेनी है। पहले हम इस इक्वेशन में x की जगह पे -5 पुट करेंगे तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी जो कि p कहलाएगी, क्योंकि -5 के कॉरस्पॉन्डिंग जो भी y की वैल्यू आएगी उसका नाम ही p है। तो जब आप यहाँ पे -5 पुट करेंगे जो आपके पास आंसर मिल रहा होगा y की वैल्यू मिल रही होगी, उसी का नाम p होगा, वो p की वैल्यू होगी। और फिर हम इसी इक्वेशन में x की जगह पे 5 पुट करेंगे तो जो हमें y की वैल्यू मिलेगी उसको q कहेंगे और वो हमारी q की वैल्यू होगी। तो उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम इसको फाइंड आउट कर लेते हैं, तो यहीं पर इसका जो है सोल्यूशन हम करेंगे। तो ये पहले मैं पार्ट नंबर 1 का यहाँ पे सोल्यूशन जो है वो कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप देखें यहाँ पर पार्ट नंबर 1, तो मैं पहले इक्वेशन लिख देता हूँ। इक्वेशन यहाँ से भी आपको नज़र आ रही है, वो है -x प्लस 2y इक्वल टू 4। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ -x प्लस 2y इक्वल टू 4। ये मैंने इक्वेशन लिख दी। अब आपने क्या पहली वैल्यू निकालनी है p की, तो आपके पास x की वैल्यू कितनी है, -5। याद रखिएगा जो भी वैल्यू निकालनी होगी उसके ऊपर देखा करेंगे उसकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है। अगर y वैल्यू निकालनी है तो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग x की वैल्यू देखें कितनी है, वो है -5। तो आप यहाँ पे लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू -5। अब आपने इस इक्वेशन में x की जगह पे क्या पुट कर देना, -5। देखिए यहाँ पे x लिखा हुआ है तो इसके पीछे एक पहले से माइनस का साइन है, वो वैसे ही लगा रहने दीजिएगा। x की जगह पे इस तरह राउंड ब्रैकेट्स में आप लिख दीजिएगा -5, आगे प्लस वैसे का वैसे ही, 2y वैसे का वैसे ही, और इक्वल टू 4 भी वैसे का वैसे ही। ठीक हो गया। अब यहाँ तक करने के बाद इसको थोड़ा सा आप सॉल्व करेंगे। आपको पता है माइनस माइनस क्या होता है, वो होता है प्लस। जब ब्रैकेट्स ओपन करेंगे ये हो जाएगा +5, यहाँ पे आ जाएगा +2y और यहाँ पे आ जाएगा इक्वल टू 4। अब ये 5 यहाँ पर एक तरह का ऐड हो रहा है 2y में, इसके पीछे भी प्लस का साइन है, यूँ भी आप समझ सकते हैं। तो जब आप इसको इक्वेशन के दूसरी तरफ मूव करेंगे तो ये वहाँ जाके सब्ट्रैक्ट होगा 4 में से, तो ये +5 वहाँ जाके क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट। तो आप इसको लिखेंगे
2y इज इक्वल टू 4 माइनस 5। तो देखिए यहाँ पे आके सब्ट्रैक्ट हो गया। आप दोनों साइड्स पर 5 को सब्ट्रैक्ट करवा देते हैं, उसका भी मीनिंग यही होता। आगे चलते हैं, तो आगे यहाँ पे आपने करना है 4 माइनस 5। 4 के पीछे कोई साइन नहीं है, तो आप इसको खुद से कंसिडर कर सकते हैं कि ये पॉजिटिव है। और प्लस माइनस क्या होता है, वो होता है माइनस। इसका मतलब माइनस करना है। अब माइनस करने का मतलब है आप 5 में से 4 माइनस कर दें तो कितना आएगा 1। और साइन हमेशा बड़ी वैल्यू का आता है एडिशन सब्ट्रैक्शन के केस में। तो यहाँ पे 5 बड़ी वैल्यू है, उसके पीछे माइनस का साइन है, तो आप भी क्या लगा देंगे, माइनस का साइन। तो यहाँ पर तक हो गया। अब आगे आप देखें, यहाँ पर ये 2y के साथ मेंशन है, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है। हमें इस 2 को भी हटाना है ताकि y की वैल्यू मिल जाए। तो जो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही होती है वो इक्वेशन की दूसरी तरफ जाकर डिवाइड करती है। तो ये 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, जब आप उसको इक्वेशन दूसरी साइड में मूव करेंगे तो इस -1 को जाकर डिवाइड करेगा, यानी उसके नीचे लिखा जाएगा। तो देखिए आपको ये y की वैल्यू मिल गई। अब आपको क्या कहा गया था, आप देखें आपको कहा गया था कि जब आप x की वैल्यू -5 पुट करेंगे तो आपको आंसर में y की वैल्यू मिलेगी जिसका नाम p होगा। तो बेसिकली ये जो आपको y की वैल्यू मिली है यही आपका p है। तो ये जो y इज इक्वल टू -1/2 है, इसका मतलब क्या है, ये आपका p है। तो आप इसको यूं भी लिख सकते हैं कि ये आपके पास बेसिकली किसकी वैल्यू है, ये आपके पास वैल्यू है p की, जो कि है -1/2। और इसको अगर आप डेसिमल फॉर्म में लिखना चाहें तो आप यूं भी लिख सकते हैं, p इज इक्वल टू, ये 1/2 का मतलब होता है 1 का हाफ कर दें। 1 का हाफ कितना होता है, वो होता है 0.5। नेगेटिव साइन तो वैसे ही रहेगा, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको भी आप ऐसे लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू -0.5। तो देखिए हमने p की वैल्यू बेसिकली निकाल ली। तुम्हारी p की वैल्यू कितनी आ गई, वो आ गई -1/2, या आप उसको कह सकते हैं -0.5। ठीक है, तो ये इससे मिलके एक पॉइंट भी है, ये भी याद रखिएगा, ये पॉइंट भी बनता है। आप इसका नाम भी रख सकते हैं कोई भी। जैसे आप देखें x की वैल्यू कितनी पुट करी, -5, तो आप यहाँ पे लिख दें -5। इसको हम बोलेंगे हमारा x कोऑर्डिनेट है। और जो y की वैल्यू होती है वो हमारा y कोऑर्डिनेट होता है। ये हमारा y कोऑर्डिनेट है -1/2। इसकी शायद हमें आगे जरूरत भी पड़े। तो ये एक तरह का पॉइंट भी बन रहा है, और इस पॉइंट में जो y कोऑर्डिनेट की वैल्यू उसी का नाम p रखा गया था, वो हमारी p की वैल्यू भी है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, ये हमारे काम भी आएगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास भाई फर्स्ट पार्ट की पहली वैल्यू यानी p। अब हम निकालते हैं q। अब देखें q की वैल्यू निकालने के लिए आप देखें उसकी कॉरस्पॉन्डिंग x की वैल्यू क्या गिवन है। तो q के एग्जैक्टली ऊपर लिखी हुई x की वैल्यू 5, यानी अब आपने इसी इक्वेशन में x की जगह पे क्या पुट कर देना है, 5, ताकि आपको y की वैल्यू मिल जाए जिसका नाम q रखा गया है। तो अब हम इसी इक्वेशन में जो है यहाँ पर जो है x की वैल्यू 5 पुट करते हैं। तो अब यहाँ पे लिखेंगे अगेन, तो अब हम ये इसी इक्वेशन को दोबारा से लिख रहे हैं, जो ऊपर आपके पास गिवन थी वो है -x + 2y इक्वल टू 4। और अब आपने किसकी वैल्यू निकालनी है, q की। तो उसमें x को क्या पुट करना है, 5। जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया हमारे पास टेबल में x की वैल्यू क्या है, 5। तो अब आप यहाँ पे लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 5। अब इस इक्वेशन में जहाँ जहाँ पर x आ रहा है वहाँ पे आप 5 पुट कर देंगे। यहाँ पर x है तो माइनस वैसे ही रहेगा, इस x की जगह पे क्या आ जाएगा, 5। यहाँ पे ब्रैकेट्स लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसके साथ कोई एक्स्ट्रा साइन नहीं है, जिस तरह वहाँ पर था, वहाँ पे तो एक माइनस भी था ना। तो आगे यहाँ पे प्लस वैसे ही, 2y वैसे ही, इक्वल टू 4 वैसे ही। अब यहाँ पे आप कह सकते हैं ये -5 एक तरह का इसमें ऐड हो रहा है। आप जब इसको इक्वेशन के दूसरी तरफ मूव करेंगे वहाँ जाके सब्ट्रैक्ट होगा, जिसकी वजह से इसका साइन चेंज हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और आप यूँ भी कह सकते हैं यहाँ पे 5 के पीछे नेगेटिव का साइन है, इसको इक्वेशन को दूसरी तरफ मूव करेंगे तो वहाँ जाके ऐड हो जाएगा। तो जो चीज़ यहाँ पे इस साइन के साथ होगी उसका ऑपोजिट साइन वहाँ पे आ जाता है। आप किसी भी तरीके से इसको फॉलो कर सकते हैं। तो ये -5 वहाँ जाके क्या हो जाएगा, एक तरह का +5। तो ये हो जाएगा 4 + 5। ठीक है, अब 4 + 5 कितना होता है, वो होता है 9। आप यहाँ पे लिखेंगे 9, और 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है y के साथ, इक्वेशन के दूसरे मूव करेंगे तो ये 9 को जाके डिवाइड करेगा, यानी 9/2 हो जाएगा। तो ये जो y की वैल्यू आई है इसका नाम क्या रखा हुआ था टेबल में, उन्होंने कहा था जब आप x की वैल्यू 5 पुट करेंगे तो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू जो होगी y वो q होगी। तो बेसिकली आपके पास q की वैल्यू आई है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये हमारे पास वैल्यू आई है q की, और ये है 9/2। ठीक है, तो आप 9 को यहाँ पर जो है 2 पर डिवाइड करके डेसिमल फॉर्म में भी लिख सकते हैं, वो भी आपका आंसर बिल्कुल ठीक होगा। जैसे आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं कि ये हमारे पास q किसके इक्वल आया, 4.5 के इक्वल, क्योंकि 9/2 का मतलब है 9 का हाफ, जो कि कितना होता है 4.5। और इससे आप एक पॉइंट भी बना सकते हैं, वो पॉइंट भी यहाँ पे लिख देता हूँ कि जैसे आपने x की वैल्यू क्या पुट करी, 5, और आपने जो y की वैल्यू आपको मिली वो कितनी मिली, 9/2। ये एक पॉइंट भी है, और इन्हीं पॉइंट की मदद से हम ग्राफ भी बनाते हैं, वो भी आपको आगे पता चलेगा। तो पहला पार्ट हमारा जो है यहाँ पर हो गया। आपको p की वैल्यू पता चल गई वो कितनी है, -0.5, और आपको q की वैल्यू पता चल गई वो कितनी है, 4.5। तो इस तरीके से हम यहाँ पर p और q की वैल्यूज निकाल सके हैं। तो अब चलते हैं इसके अगले पार्ट की तरफ। तो आप पार्ट नंबर 2 को रीड करते हैं। तो पार्ट नंबर 2 में लिखा हुआ है, ऑन अ शीट ऑफ ग्राफ पेपर यूजिंग अ स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर टू रिप्रेजेंट 1 यूनिट ऑन एक्स एक्सिस। वो कह रहे हैं अब आपने ग्राफ पेपर के ऊपर बेसिकली ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ पेपर के ऊपर आपने ये स्केल यूज़ करना है जो कि है 1 सेंटीमीटर टू रिप्रेजेंट 1 यूनिट ऑन एक्स एक्सिस। यानी ग्राफ पे जो आप हॉरिजॉन्टल एक्सिस बनाते हैं जिसको एक्स एक्सिस बोलते हैं, उसके ऊपर आपने 1 सेंटीमीटर के गैप के बाद मार्किंग करनी है। हर 1 सेंटीमीटर के बाद
1 यूनिट काउंट करना है, यानी पहले 1 सेंटीमीटर छोड़ेंगे 1 लिख देंगे, फिर 1 सेंटीमीटर छोड़ेंगे नेक्स्ट 1 यानी 2 लिख देंगे, फिर 1 सेंटीमीटर छोड़ेंगे 3, इस तरीके से आपने लिखना है। आगे लिखा हुआ है एंड 2 सेंटीमीटर टू रिप्रेजेंट 1 यूनिट ऑन वाई एक्सिस, और वाई एक्सिस के ऊपर 2 सेंटीमीटर का गैप देकर 1 यूनिट काउंट करना है। यानी वाई एक्सिस जिसको हम वर्टिकल एक्सिस बोलते हैं, अभी आपको बनाकर भी दिखाऊंगा, उसमें आपने 2 सेंटीमीटर का गैप छोड़ना है, 1 काउंट करना है, फिर 2 सेंटीमीटर का गैप छोड़ना नेक्स्ट 1 यानी 2, फिर 2 सेंटीमीटर का गैप नेक्स्ट 1 यानी 3, इस तरीके से लिखना है। ये आपको स्केल बता दिया उन्होंने। तो वो कह रहे हैं आपने इस इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करके दिखाना है। अब ये इक्वेशन वही है जो आपको ऊपर दी गई थी, आपने अब इसका ग्राफ बनाकर दिखाना है। और याद रखिएगा ग्राफ के लिए आपको पॉइंट्स की जरूरत होती है, और वो पॉइंट्स ये टेबल में ही दी गए हैं। ये एक्स और वाई की वैल्यूज जो होती है ये आपके पॉइंट्स ही होते हैं। जिस तरह अभी मैंने आपको पार्ट नंबर 1 में भी बताया कि पी और क्यू की वैल्यू से भी हमें बेसिकली कंप्लीट पॉइंट ही मिल रहा है, तो वो भी हम उन्हीं को प्लॉट करके ज्वाइन करके इसका ग्राफ बनाने वाले हैं। तो आपने इसका ग्राफ बनाना है, और यहाँ पे ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको हम बोलते हैं इनइक्वालिटी, जिसमें भी ये लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन, इस तरह के सिंबल्स बने हुए आते हैं, इनको हम इनइक्वालिटी बोलते हैं। इसको आपको पढ़ना आना चाहिए। आप इसको बीच से पढ़ें तो यहाँ पे लिखा हुआ है x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -5। ये जो लेग्स होती हैं इनइक्वालिटी की, जिस तरफ होती है वो साइड हमेशा बड़ी होती है, उसकी ऑपोजिट साइड छोटी होती है। वो कह रहे हैं x जो है वो बड़ा होना चाहिए -5 से, यानी इसके नीचे लाइन जो लगी होती है ना, लेस देन और इक्वल टू के नीचे जो लाइन लगी होती है, इसका मतलब होता है इसको भी शामिल करना है, यानी -5, और इससे तमाम बड़ी वैल्यूज x की आपने लेनी है, और कहाँ तक जाना है, और आगे इसको आप इस तरह पढ़ लें x इज लेस देन, और यहाँ पे तो था ना x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -5, ये आगे पढ़ा जाएगा एंड x इज लेस देन और इक्वल टू 5, और ये तमाम वैल्यूज 5 से कम होनी चाहिए, यानी -5 से बड़ी और 5 से छोटी, यानी -5 से 5 के दरमियान जितनी भी वैल्यूज आती हैं, जस्ट आपने वही x की वैल्यूज को यूज करना है। अब जाहिर बात है -5 से लेकर 5 तक वैल्यूज क्या आएंगी, -5, -4, -3, -2, आप कह लें -1, 0, फिर 1, 2, 3, 4 और 5, और इधर ये नीचे लाइंस लगाने का मतलब है कि आपने इस -5 को भी यूज करना है और इस 5 को भी यूज करना है। अगर इस इनइक्वालिटी के नीचे ये वाली इनइक्वालिटी ना लिखी होती, यहाँ पे नीचे लाइन ना लगी होती ये वाली, तो फिर इसका मतलब होता कि आप इसको शामिल नहीं करेंगे। तो ये चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। तो एक्स एक्सिस के ऊपर -5 से लेकर 5 तक वैल्यूज होनी चाहिए, ये आपको यहाँ पर बता दिया गया है। तो वाई एक्सिस को हम अपने मुताबिक ही सेट करेंगे, यहाँ पे उसके बारे में बताया नहीं गया, लेकिन ऊपर आप देख सकते हैं वाई एक्सिस जो है हमारे पास, उसके मुताबिक जो उसमें वैल्यूज बन रही होंगी पी से लेकर क्यू तक, हम उसी के मुताबिक उधर लिख देंगे। तो आइए अब जो है ग्राफ पेपर पर चलते हैं और ग्राफ को जो है वो ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए जी, ये मेरे पास जो है मेरा ग्राफ पेपर है। आपके पास कोई भी ग्राफ पेपर हो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास ये सेंटीमीटर वाला ग्राफ पेपर है। बस याद रखिएगा जो भी ग्राफ पेपर आप यूज़ कर रहे होंगे उसमें जो बाकी चीज़ें उन्होंने बताई हैं वो वैसे ही फॉलो करनी है जैसे आपको कहा गया। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, हम एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस ड्रॉ करेंगे, क्योंकि आपको पता है हॉरिजॉन्टल एक्सिस ड्रॉ करना पड़ता है। सबसे पहले हॉरिजॉन्टल एक्सिस हम यहाँ पर इस तरीके से ड्रॉ करने जा रहे हैं। हॉरिजॉन्टल एक्सिस को याद रखिएगा आप एक्स एक्सिस भी बोलते हैं, ठीक है, इससे आप कंफ्यूज ना होइएगा। तो आइए हम यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने रूलर किस तरीके से रखा हुआ है। रूलर को आपने बिल्कुल स्ट्रेट रखना है ताकि आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो ये मैंने आप कह लें मेरा अपना हॉरिजॉन्टल एक्सिस ड्रॉ कर लिया, ठीक है, ये मेरा हॉरिजॉन्टल एक्सिस है। अब इसी तरीके से मुझे वर्टिकल एक्सिस भी ड्रॉ करना है, तो मैं यहाँ पर जो है एक वर्टिकल एक्सिस भी ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। तो लेट से ये मेरा वर्टिकल एक्सिस है। बहुत ध्यान से आपने लाइंस को ड्रॉ करना है, जितना ग्राफ नीट एंड क्लीन होगा उतना ही उसका फ़ायदा होगा। तो इसलिए मैं यहाँ पर एक बेहतर तरीके से रूलर को रख के अपना वर्टिकल एक्सिस भी ड्रॉ कर लेता हूँ। ये मैंने अपना वर्टिकल एक्सिस भी ड्रॉ कर लिया, ठीक है। इसका नाम है मेरा हॉरिजॉन्टल एक्सिस, तो ये मेरा है एक्स एक्सिस, और ये मेरा है वर्टिकल एक्सिस, तो इसका नाम हो गया वाई एक्सिस। पहले इन पर मार्किंग कर लूँ। तो देखें उन्होंने हमें क्वेश्चन में बताया था कि आपने एक्स एक्सिस के ऊपर ना 1 सेंटीमीटर छोड़कर 1 यूनिट काउंट करना है। उसका मतलब ये है कि आप अपने रूलर से पहले देखेंगे कि 1 सेंटीमीटर कहाँ पे बनता है। जैसे देखिए मैंने यहाँ पर अपने रूलर को इस तरीके से रखा, आप देख सकते हैं मैंने इस जीरो को इस एग्जैक्टली वर्टिकल एक्सिस के ऊपर रखा हुआ है। ये देखिए ये जीरो बिल्कुल इसके ऊपर है। तो 0 से लेकर 1 तक यहाँ पर आपका 1 सेंटीमीटर पूरा होता है। इसका मतलब ये वाले जो मैं यहाँ पर हल्का सा मार्क लगा रहा हूँ, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास है 1 सेंटीमीटर, ठीक है। अब अगला 1 सेंटीमीटर कहाँ पे पूरा होगा, यार बात है, जहाँ पे 2 लिखा हुआ है नेक्स्ट 1 सेंटीमीटर यहाँ पे पूरा होगा, तो यहाँ पे मेरे पास है नेक्स्ट 1 सेंटीमीटर, मैंने मार्क लगा दिया। और अब आप अगर आप रूलर हटा भी देना तो आपको आइडिया हो जाएगा। मेरे पास जो ग्राफ पेपर है ना, इसमें ये पूरा एक बिग बॉक्स छोड़े ना तो ये 1 सेंटीमीटर के इक्वल आता है, तभी तो यहाँ पे निशान लगाया। इसी तरीके से पूरा एक बिग बॉक्स छोड़ें तो अगेन अगला 1 सेंटीमीटर पूरा होता है। तो अब मुझे रूलर की मदद ही नहीं लेनी पड़ेगी,
पड़ेगी, मुझे खुद से पता है कि ये अगला बॉक्स यहाँ पे ख़त्म हो रहा है तो यहाँ पे मेरे पास आएगा 1 सेंटीमीटर, उससे अगला बॉक्स मेरे पास यहाँ पे ख़त्म हो रहा है तो यहाँ पे आएगा, उससे अगला बॉक्स मेरे पास यहाँ पे ख़त्म हो रहा है तो यहाँ पर आएगा। तो ये मैंने देखें इस तरीके से जो है इनको मार्क कर लिया। अब इसी तरीके से यहाँ पे भी करना है, क्योंकि 1 सेंटीमीटर का ही स्केल आपने सेट करना है एक्स एक्सिस के ऊपर, तो इसी तरीके से लेफ्ट साइड पर भी आपने ऐसे ही मार्क करते जाना है। तो आप देखिए यहाँ पर आपके पास ये बॉक्स एक ख़त्म हुआ तो आप यहाँ पे कहेंगे कि हमारा 1 सेंटीमीटर यहाँ पे पूरा हो रहा है। फिर आपके पास यहाँ से या लेके यहाँ तक यहाँ पे ख़त्म हुआ, आपका नेक्स्ट 1 सेंटीमीटर यहाँ पे पूरा हो रहा है। इसी तरीके से आप देखें अगला बॉक्स यहाँ पे ख़त्म हुआ, यहाँ पे पूरा हो रहा है, फिर यहाँ पे पूरा हो रहा है और फिर यहाँ पे पूरा हो रहा है। इतना काफ़ी है। तो आप अपने रूलर की मदद से भी कर सकते हैं, या आप पे डिपेंड करता है। और आप अपने जो है जब आपको पता चल जाए कि 1 सेंटीमीटर कहाँ पे पूरा हो रहा है उसके लिहाज से भी मार्किंग कर सकते हैं। ये ग्राफ टू ग्राफ वेरी करेगा, आप अपने ग्राफ पेपर के मुताबिक वर्क करेगा। रूलर आपके पास है तो उससे आपको आसानी हो जाएगी। अब उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था आपने जो है ना 1 सेंटीमीटर छोड़कर 1 काउंट करना है। तो यहाँ पर अगर आप देखिए मैं कह लूँ ये मेरा 0 है, इसको हम ओरिजिन भी बोल सकते हैं, ठीक है, जहाँ पे दोनों एक्स और वाई कोऑर्डिनेट 0 होते हैं। तो ये पहला जो राइट साइड पे होगा ये मेरे पास होगा 1, यहाँ पे लिखूंगा 1। अब एक एक सेंटीमीटर का गैप है ना, तो एक एक यूनिट ही काउंट कर रहे हैं। तो 1 के बाद नेक्स्ट 1 यूनिट क्या होगा, वो होगा 2। 2 के बाद नेक्स्ट 1 यूनिट क्या होगा, वो होगा 3। 3 के बाद नेक्स्ट यूनिट क्या होगा, वो होगा 4। 4 के बाद नेक्स्ट यूनिट क्या होगा, वो होगा 5। तो मैं 5 से आगे नहीं जाऊंगा क्योंकि उन्होंने कहा था -5 से 5 तक ही लिखना है, तो मैंने 5 तक ही लिखा है। अब यहाँ पर नेगेटिव वैल्यूज आती हैं, आपको पता है। तो ये पहला 1 सेंटीमीटर के गैप के बाद यहाँ पे क्या लिखूंगा, -1। फिर क्या लिखूंगा, 1 यूनिट का गैप है, -2। फिर क्या लिखूंगा, -3। फिर क्या लिखूंगा, -4। फिर क्या लिखूंगा, -5। तो देखिए मैंने एक्स एक्सिस के ऊपर -5 से लेकर +5 तक सारी वैल्यूज लिख ली। अब हम चलते हैं वाई एक्सिस के ऊपर। अब देखिए वाई एक्सिस के ऊपर उन्होंने कहा था आपने 2 सेंटीमीटर का गैप देना है। तो देखिए पहले मैं आपको 2 सेंटीमीटर दिखा दूँ, 2 सेंटीमीटर बनते कितने हैं। तो देखिए मैंने इस तरह रूलर रखा है आपके सामने, तो आप देखिए यहाँ पर एग्जैक्टली ये 0 जहाँ पे लिखा हुआ है, इधर देखिए एग्जैक्टली आपको ये 2 नज़र आ रहा होगा, ये 2 लिखा हुआ है। तो इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 सेंटीमीटर का गैप बनता है। और ये आपको वैसे भी अंदाज़ा हो गया होगा कि अगर एक बॉक्स 1 सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है तो ज़ाहिर बात है 2 स्मॉल बॉक्स छोड़ेंगे तो वो 2 सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट करेगा। तो अगर मैं यहाँ पर ये एक स्मॉल बॉक्स छोड़ूँ, फिर ये दूसरा स्मॉल बॉक्स का मतलब है ये बड़ा वाला बॉक्स, ठीक है, ये बिग बॉक्स कह लें आप इसको। तो अगर मैं यहाँ पर ये एक बिग बॉक्स छोड़ूँ, ये वाला अगला बिग बॉक्स छोड़ूँ, तो यहाँ पर करके मेरे 2 सेंटीमीटर पूरे हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने पहले मार्क लगा दिया। अगला मेरे 2 सेंटीमीटर यहाँ पर पूरे होंगे क्योंकि 1 2 यहाँ पे 2 बिग बॉक्स पूरे हो रहे हैं। अगला मैंने 1 2 यहाँ पे कर दूंगा तो यहाँ पे मेरे पूरे हो रहे हैं, ठीक है। और उससे अगला मैं कर दूंगा मिसाल के तौर पे 1 2 यहाँ पर, और उससे अगला मैं कर दूंगा मिसाल के तौर पे यहाँ पर, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेता हूँ ताकि और भी बेहतर आपको लगे, तो क्योंकि यहाँ पर आपके लिए और भी बेहतर हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने इसको एक्सटेंड कर लिया, ठीक है, और यहाँ पर मैं एरो हेड भी लगा देता हूँ। तो देखिए मैंने 2 सेंटीमीटर के बाद यहाँ पर मार्किंग कर लिया। अब उन्होंने कहा था 2 सेंटीमीटर छोड़ के आपने काउंट जो है ना वो 1 ही करना है। तो पहले 2 सेंटीमीटर छोड़ के यहाँ पे क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा 1, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1। फिर 2 सेंटीमीटर छोड़ के नेक्स्ट 1 यूनिट, यानी 1 + 1 कितने हो जाएंगे, 2। फिर 1 यूनिट 3, फिर 1 यूनिट 4, फिर 1 यूनिट 5। तो यहाँ पे हमने यहाँ तक कर लिया। अब इसी तरीके से आपने नीचे भी लिखना है। अब इधर आप देखें एक बिग बॉक्स, दूसरा बिग बॉक्स यहाँ पे ख़त्म हुआ, यहाँ पे आप कर दें। फिर 1 बिग बॉक्स, दूसरा बिग बॉक्स यहाँ पे कर दें, ठीक है। आपके पास कोई नेगेटिव वैल्यूज़ नहीं आ रही इसलिए मुझे ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, मैं 1 2 यहाँ पे लिख देता हूँ। तो 0 के नीचे यहाँ पे क्या होगी, -1, उससे आगे क्या होगी, -2। तो देखिए 1 1 यूनिट का गैप है, ठीक है। ये मेरे पास क्या हो गया भाई, एक्स और वाई एक्सिस के ऊपर ये मैंने मार्किंग कर ली। तो यहाँ तक तो बात हो गई। अब इंपॉर्टेंट चीज़ है पॉइंट्स की। तो देखें एक पॉइंट तो ये मिला हुआ है आपको, ठीक है, एक पॉइंट तो ये है, एक पॉइंट ये मिला हुआ है, ये सारे पॉइंट्स ही आपके पास कहलाएंगे। और एक पॉइंट आपके टेबल में था, अगर आप टेबल को देखें ये भी एक पॉइंट था 0 2। तो हम इस पहले वाले पॉइंट का -5p का नाम रख लेते हैं। ये लेट से मेरा ए पॉइंट है, ये मैंने भी आपको निकाल कर भी दिखाया है। इसका एक्स कोऑर्डिनेट -5 है, वाई कोऑर्डिनेट -1.2 है। उसके बाद ये वाला पॉइंट हमारा बी पॉइंट है, इसको उसके साथ ही लिख देता हूँ यहाँ पर कि बी पॉइंट है जिसमें एक्स कोऑर्डिनेट 0 लिखा हुआ है, ये आपके पास है, और वाई कोऑर्डिनेट 2 लिखा हुआ है। ये पॉइंट्स ही होते हैं, याद रखिएगा। और ये आपके पास तीसरा पॉइंट है, इसका नाम हम क्या रख देते हैं, ये हमारे पास क्या है, सी पॉइंट, ठीक है। ये आपके आंसर्स में भी आया और हमें यूज़ भी करना पड़ेगा। अब हमने इन्हीं पॉइंट्स को प्लॉट करना है क्योंकि ये पॉइंट्स आपकी इक्वेशन से मिले थे जिसका आप ग्राफ बना रहे हैं, तो आपने इन्हीं पॉइंट्स को प्लॉट करना है। तो पहले हम प्लॉट करेंगे ये वाला पॉइंट जिसमें एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, -5, और वाई कोऑर्डिनेट कितना है, -1/2। तो -1/2 का मतलब याद रखिएगा होता है -0.5। तो पहले आप देखिए -5 कहाँ पर है, तो एक्स एक्सिस के ऊपर -5 ढूंढ ले पहले कहाँ पर है। तो देखिए ये है, ये पूरा एक्स एक्सिस है, इसके ऊपर ये -5 है, ओके। अब देखिए आपके पास वाई कोऑर्डिनेट पर -1/2 जिसका मतलब बनता है -0.5 कहाँ पे है। -0.5 का मतलब होता है ये आपके पास आएगा 0 और 1 के बिल्कुल सेंटर में, बिल्कुल दरमियान में। तो आप देखें नेगेटिव तो एक्सिस आपके पास यहाँ पे होता है ना, ये आपके पास है ना नेगेटिव वाई एक्सिस। तो 0 और 1 का बिल्कुल सेंटर आप देखेंगे तो ये बनता है।
ठीक है, बिल्कुल सेंटर, 0 और -1 का बिल्कुल सेंटर ये बनता है। तो आपका एग्जैक्टली पॉइंट क्या होगा, -5 के नीचे, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट -5 है, और -1.2 के सामने। यानी अगर मैं यहाँ पे लगा दूँ एक इस तरीके से मार्क, क्रॉस भी यूज़ कर सकते हैं, डॉट भी यूज़ कर सकते हैं, तो ये मेरे पास एग्जैक्टली पॉइंट है ए पॉइंट, जिसको मैं कहूँगा इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है -1.5, वाई कोऑर्डिनेट कितना है -1/2। ये मैंने पॉइंट ढूंढ लिया। ये बिल्कुल जहाँ पे 0 और -1 के दरमियान बनता है ये वाली लाइन, ये है आपके पास -0.5 या -1/2, इसके बिल्कुल सामने और 5 के बिल्कुल -5 के बिल्कुल नीचे, ये वाली हमारे पास एग्जैक्टली पॉइंट बनता है। ठीक हो गया। अब ये मैंने ए पॉइंट को प्लॉट कर लिया। बी पॉइंट क्या है, उसमें देखें एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, तो जिस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट 0 वो लाजमी वाई एक्सिस के ऊपर होता है। तो वाई एक्सिस पे कहाँ पे होगा, जो वाई कोऑर्डिनेट गिवन होगा एग्जैक्टली उसके ऊपर। तो वाई कोऑर्डिनेट कितना गिवन है 2, तो वाई कोऑर्डिनेट 2 कहाँ पर है, ये है आपके पास वाई कोऑर्डिनेट 2। तो इसका मतलब एग्जैक्टली इसके ऊपर ही है ये पॉइंट, इस तरीके से। इसका नाम रख दें बी, ठीक है, और इसका आपके पास एक्स कोऑर्डिनेट 0 है और वाई कोऑर्डिनेट 2 है, ये हमने दूसरा भी मार्क कर लिया। वैसे तो 2 पॉइंट्स इनफ होते हैं, लेकिन मैं तीसरा भी आपको प्लॉट करके अगर दिखाना चाहूँ तो वो कहाँ पे होगा। तो तीसरे में देखें एक्स कोऑर्डिनेट 5 है और वाई कोऑर्डिनेट 9/2 है, और 9/2 का मतलब होता है 4.5। तो 4.5 का मतलब है 4 और 5 के बिल्कुल दरमियान में। तो पहले 5 ढूंढे कहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट, तो एक्स कोऑर्डिनेट देखें 5 यहाँ पर है, तो 4.5 कहाँ पर होगा, 4.5 वाई एक्सिस पे ढूंढना है, तो 4 और 5 के बिल्कुल दरमियान पे, यानी यहाँ पे करके 4.5 बनता है। तो 5 के एग्जैक्टली ऊपर, ये देखिएगा 5 के एग्जैक्टली ऊपर और इस 4.5 के बिल्कुल सामने यहाँ पे करके आपके पास होगा ये सी वाला पॉइंट, जिसमें एक्स कोऑर्डिनेट कितना है वो है 5 और वाई कोऑर्डिनेट कितना है वो है 4.5 कह लें, या आप इसको 9/2 भी यूज़ कर सकते हैं। याद रखिएगा इसको 9/2 भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। तो ये बिल्कुल देखें यहाँ पे 4.5 के सामने और इसके नीचे देखें बिल्कुल 5। ठीक है, अब आपने इन तीनों पॉइंट्स को जस्ट ज्वाइन कर देना, तो आपका ग्राफ कंप्लीट हो जाएगा। तो अब इसको ज्वाइन करते वक्त आपने ध्यान रखना है हम इसको कैसे ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि अगर ये ज्वाइन सही नहीं होंगे तो फिर प्रॉब्लम बनेगी। तो देखिए मैं इसको ज्वाइन करने लगा हूँ। ठीक है, आपने बहुत ध्यान से देखना है कि आपने ज्वाइन इस तरीके से करना है कि आपकी जो लाइंस है ना वो बिल्कुल इसमें से पास करें, तीनों पॉइंट में से आपको पास करती हुई दिखें। तो देखें, ये देखिए मैंने जो ये लाइन बना दी है यही मेरा बेसिकली ग्राफ है। आप इस ग्राफ के ये जो लाइन है ये मैंने इनको ज्वाइन कर दिया। अब इसके ऊपर आप इसकी इक्वेशन भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मिसाल के तौर पे इसकी इक्वेशन, ये है -x + 2y = 4। तो ये मैंने इसका पार्ट नंबर 2 कर दिया। पार्ट नंबर 2 में जस्ट ये ग्राफ आपने बनाकर दिखाना था, तो इस तरीके से हमने ये ग्राफ बना लिया। अब चलते हैं इसके पार्ट नंबर 3 की तरफ। तो अब हम पार्ट नंबर 3 कर लेते हैं। तो पार्ट नंबर 3 में लिखा हुआ है दी पॉइंट r, 0.5। याद रखिएगा ये जो r है ना ये आपका x कोऑर्डिनेट है, इसको आप x कोऑर्डिनेट बोलते हैं, और ये जो 0.5 है ये आपका y कोऑर्डिनेट है। पॉइंट में जो पहली वैल्यू होती है वो x कोऑर्डिनेट, दूसरी वैल्यू आपके पास y कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करती है। वो कह रहे हैं ये वाला जो पॉइंट है ना ये ग्राफ के ऊपर लाई करता है। किसके ग्राफ के ऊपर, जो आपने पार्ट नंबर 2 में बनाया है। अभी जो मैंने आपको ग्राफ बनाकर दिखाया है ये पॉइंट एग्जैक्टली उधर ही मौजूद है, यानी जो लाइन बना रहे हैं एग्जैक्टली उसके ऊपर मौजूद है। वो कह रहे हैं फाइंड दी वैल्यू ऑफ r, तो कह रहे हैं बताएं इस r की वैल्यू क्या होगी। अब याद रखिएगा इस r की वैल्यू निकालने का मतलब है आपको x कोऑर्डिनेट ढूंढना है जब y कोऑर्डिनेट की वैल्यू आपको दी गई है। यानी y कोऑर्डिनेट कितना बताया गया है 0.5, तो x कोऑर्डिनेट आपने ढूंढना है, उसी का नाम r है। तो कैसे ढूंढेंगे हम इसको, तो आप देखिए आप अपने ग्राफ पे देखें कि आप पहले y कोऑर्डिनेट ढूंढे 0.5 कहाँ पर आता है। तो देखिए ये आपके पास y एक्सिस है, ये पूरा का पूरा y एक्सिस है। इसमें 0.5 आएगा 0 और 1 के दरमियान। तो 0 और 1 का बिल्कुल सेंटर अगर आप देखें ना ये बनता है, ये आपके पास बनता है 0.5। इसको आप यहाँ पे मैं छोटा सा लिख रहा हूँ, आप ना भी लिखिएगा तो भी ठीक है। तो ये 0.5 बनता है। तो आपने देखना है कि अगर y की वैल्यू 0.5 हो तो x कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या बनती है, जिसका नाम r है। तो जब आपने ग्राफ पे चेक करना हो, आपको एक वैल्यू दी गई हो कि इस वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग x की वैल्यू या किसी भी वेरिएबल की जो भी आपको दी गई होती है उसकी वैल्यू क्या है, तो आपने जो पॉइंट ढूंढा होगा ना, जो आपको दिया गया होगा, उससे आपने एक डॉटेड लाइन बनानी होती है ग्राफ की तरफ। अब अगर ग्राफ राइट साइड पे होता तो राइट की तरफ बनाते हैं, ऊपर होता थोड़ा सा ऊपर की तरफ बनाते हैं, ये थोड़ा सा लेफ्ट साइड पे तो लेफ्ट की तरफ बनाएंगे। तो जो मुझे वैल्यू गिवन थी मैं इससे इस तरीके से एक डॉटेड लाइन बनाऊंगा, बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, और बनाता चला जाऊंगा जब तक कि मैं अपने ग्राफ को टच ना करूं। देखिए मैंने अपने ग्राफ को यहाँ पर आके टच किया, बिल्कुल इस पॉइंट के ऊपर। तो जिस पॉइंट पे आप आके टच करेंगे उससे बिल्कुल नीचे देखना है कि एक्स एक्सिस के ऊपर क्या वैल्यू बनती है। तो आप इससे बिल्कुल नीचे डॉटेड लाइन लेके आए, क्योंकि एक्स एक्सिस नीचे की तरफ है। तो देखिए आप कहाँ पे जाकर टच करते हैं, आप टच करते हैं -3 के ऊपर। इसका मतलब ये बात हमें पता चल गई, हम यहाँ पे इसमें मेंशन भी कर सकते हैं कि ये बात हमें पता चल गई कि आप इसको यहाँ पे लिख दें, ये इसके आगे सॉल्यूशन में आप लिख दीजिएगा कि फ्रॉम द ग्राफ, ये चीज़ आप अपने सॉल्यूशन का पार्ट बनाएंगे। ठीक है, कि जब
y इज इक्वल टू, जब y की वैल्यू 0.5 हमने देखी ग्राफ के ऊपर, तो आपको x की वैल्यू क्या मिली, आपको x की वैल्यू मिली यहाँ पर -3। ये देखिए -3 है ना, इस पर आके आप टच किए, तो आप लिखेंगे आपको x की वैल्यू क्या मिली, व्हेन y इज इक्वल टू 0.5, x इज इक्वल टू -3। और x को आप क्या कह रहे हैं, r, तो इसका मतलब आप यूं भी लिख सकते हैं कि r और x एक ही बात है, और ये किसकी इक्वल है, -3। इसका मतलब आपको r की वैल्यू क्या मिल गई, -3, क्योंकि x कोऑर्डिनेट का नाम r रखा गया था। तो अगर आपने x की वैल्यू बताई है तो बेसिकली आपने r की वैल्यू बताई है, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आ गया, r की वैल्यू क्या आ गई, -3। तो ये इसका आंसर है। यहाँ पर मैंने आपको ढूंढ के भी बता दिया कि ये हमारे पास बेसिकली वो वैल्यू बनती है जो हमें रिक्वायर्ड थी। तो ये हमारा इसका थर्ड पार्ट भी हो गया। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब हम इसका लास्ट पार्ट कर लेते हैं। तो लास्ट पार्ट में लिखा हुआ है, ऑन द सेम एक्सिस इन पार्ट नंबर 2 ड्रॉ द ग्राफ ऑफ x इज इक्वल टू 3। वो कह रहे हैं कि ये जो आपने पार्ट नंबर 2 में ग्राफ बनाया था, जो x और y एक्सिस बनाए थे, उन्हीं एक्सिस को यूज करते हुए अब हमें x इज इक्वल टू 3 का भी ग्राफ बनाकर दिखाएं। अब यहाँ पर आपने एक बात याद रखनी है कि ऐसी अगर आपके पास इक्वेशंस आए जिसमें सिर्फ एक वेरिएबल आ रहा हो x, जिस तरह देखें यहाँ पे एक वेरिएबल आ रहा है x और इक्वल टू के इस साइड पर कोई भी कॉन्स्टेंट लाजमी आपको लिखा हुआ नजर आ रहा होगा, तो ऐसी इक्वेशंस को हम बोलते हैं ये वर्टिकल लाइंस होती हैं। जब भी x वाला वेरिएबल किसी कांस्टेंट के इक्वल होगा, इसको ड्रॉ करने का तरीका ये होगा कि आपने एक वर्टिकल लाइन बना देनी है, और वो कहां से पास हो रही होगी, x एक्सिस में से किस पॉइंट में से पास हो रही होगी जो यहां पर दिया गया होगा। जैसे ये x इज इक्वल टू 3 लिखा हुआ है ना, तो आपने एक ऐसी वर्टिकल लाइन बनानी है जो कि 3 में से पास हो रही हो, x एक्सिस के ऊपर ही 3 मौजूद होना चाहिए। और अगर y इक्वल टू समथिंग होता तो फिर हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते हैं। याद रखिएगा, x इज इक्वल टू समथिंग है, हमेशा वर्टिकल लाइन बनानी है। अभी x इज इक्वल टू 3 है तो हम एक वर्टिकल लाइन बना लेते हैं, और ये वर्टिकल लाइन कहाँ से होगी, जो एक्स एक्सिस के ऊपर मौजूद 3 में से पास हो रही हो। तो ये देखें, ये एक्स एक्सिस के ऊपर 3 मौजूद है, तो आपने एक वर्टिकल लाइन बना देनी है जो इस 3 में से पास हो रही होगी, वही आपका बेसिकली होगा ग्राफ। ठीक है, तो ये मैं एक लाइन बना देता हूँ यहाँ पर। ये मेरे पास बेसिकली क्या हो गया, ग्राफ हो गया। इसको हम बोलेंगे x इक्वल टू 3। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि ये मैंने बेसिकली पार्ट नंबर 4 में जो x इक्वल टू 3 मुझे कहा गया था, मैंने वो ड्रॉ करके दिखाई है। तो ये हमारा हो गया इसका ए पार्ट। ठीक है, तो अब बी पार्ट में क्या लिखा हुआ है, वो कह रहे हैं स्टेट द वाई कोऑर्डिनेट। आपने वाई कोऑर्डिनेट लिख के दिखाना है ऑफ द पॉइंट, उस पॉइंट का ऑन द ग्राफ ऑफ दिस लाइन, जो कि इस लाइन के ऊपर मौजूद होगा। यानी हमने जो एक ग्राफ बनाया हुआ है, ये वाली जो लाइन है हमारी, इसके ऊपर हमने एक पॉइंट फाइंड आउट करना है, और उस पॉइंट का हमें जस्ट वाई कोऑर्डिनेट बताना है। क्या बताना है, सिर्फ वाई कोऑर्डिनेट, जबकि उसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, वो 3 है। यानी आपको एक्स कोऑर्डिनेट खुद बता दिया है, ये जो पॉइंट है इसका एक्स कोऑर्डिनेट बता दिया है कि 3 है, वाई आपने खुद बताना है। जिस तरह यहाँ पे आप देखें, आपको वाई कोऑर्डिनेट बता दिया था, एक्स आपने खुद निकाला, अब यहाँ पर आपको एक्स कोऑर्डिनेट बता दिए 3, आपने वाई निकालना है, और वो पॉइंट किसके ऊपर होना चाहिए, इसके ग्राफ पर। ये जो हमने एक स्ट्रेट लाइन बनाई है ना, ये वाली इसकी बात करें, इसके ऊपर होना चाहिए एक तरह का, और वो अभी आप देखिए कि वो इसके साथ कनेक्टेड ही है, इस वाले पार्ट के साथ कनेक्टेड ही है। तो आइए ढूंढते हैं। तो हमें एक्स कोऑर्डिनेट गिवन है ना 3, तो पहले 3 को देखते हैं कहाँ पर है। तो देखें, ये आपके पास 3 है, अभी हमने इसमें से लाइन बनाई, ये 3 है। तो अगर आप देखना चाहते हैं कि आपकी जो ये वाली इक्वेशन का ग्राफ है, अगर किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट x इक्वल टू 3 हो तो y कोऑर्डिनेट क्या मिलेगा, और वो पॉइंट कैसे इस लाइन के ऊपर होगा, कहाँ पर होगा। तो आपने बस ये देखना है कि ये आपके पास लिखा हुआ है ना x कोऑर्डिनेट 3, तो आपने इधर से शुरू करना है। आप डॉट लाइन बना सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर इसलिए नहीं बना रहा, इसमें से पहले से एक लाइन यहाँ से गुजर रही है तो मुश्किल होगी। तो आपने इस पॉइंट से शुरू होना है और तब तक चलते जाना है जब तक कि आप इस इक्वेशन की वाली लाइन को टच ना कर लें। तो अगर आप देखिए, आप यहाँ से चलते जाएँ चलते जाएँ चलते जाएँ, तो आप यहाँ पर जाके कहीं टच करेंगे, एग्जैक्टली यहाँ पर। ये यहाँ पर मैं इधर मार्क कर रहा हूँ, ठीक है, इधर करेंगे, क्योंकि देखिए ना 3 अगर आपका एक्स कोऑर्डिनेट है, तो आप चेक करना चाहते हैं कि इस इक्वेशन के ग्राफ पर हम कहाँ पे जाके पहुँचेंगे। अगर हमारी एक्स की वैल्यू 3 हुई, तो आप एक्स की वैल्यू 3 पे देखिए और स्टार्ट करें, चलते जाएँ, और आप देखें यहाँ पर आप टच करते हैं इस लाइन को, जहाँ पे से इसकी ये लाइन गुजर रही है। तो आपने इसके कॉरस्पॉन्डिंग वाई की वैल्यू देखनी है कि वाई कोऑर्डिनेट क्या बनता है। तो आप देखिए वाई कोऑर्डिनेट कहाँ पर होगा, वाई एक्सिस के ऊपर, वो तो इसके लेफ्ट की तरफ है। तो आपने यहाँ से एक डॉट लाइन बनानी है और बनाते चली जानी है बिल्कुल स्ट्रेट, कि वो वाई एक्सिस को कहीं ना कहीं पर टच करे। तो देखिए वो यहाँ पे आकर टच कर रही है बिल्कुल 3 और 4 के सेंटर में। तो 3 और 4 के सेंटर में क्या होगा, जाहिर बात है 3.5 होगा। क्या होगा, 3.5 होगा। तो इससे आपको पता चल गया कि आपके पास जो वाई कोऑर्डिनेट होगा ना उस पॉइंट का, वो क्या होगा, वो होगा 3.5। तो अगर x की वैल्यू 3 रखी जाए तो इस लाइन के ऊपर जो पॉइंट हमें मिल रहा है वो बेसिकली इस लाइन के ऊपर भी है, इस वर्टिकल लाइन के ऊपर भी है, इसलिए उन्होंने इस पार्ट में इसको डाला है। तो वो एक ऐसा पॉइंट है जो कि इन दोनों लाइन के ऊपर भी मौजूद है, और उसका y कोऑर्डिनेट कितना गिवन है, वो गिवन है 3.5। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि हमारे पास क्या होगा, हम लिखेंगे फ्रॉम द ग्राफ when x is 3, the y coordinate
दी वाई कोऑर्डिनेट इज़ वो कितना आया 3.5, जिस तरह मैंने आपको बताया इज़ 3.5। तो आप यूँ भी लिख सकते हैं कि आपके पास y की वैल्यू कितनी आ गई, जो y कोऑर्डिनेट की वो आ गई 3.5। यही हमने फाइंड आउट करके दिखानी थी। तो आप इसको लिख दें, ये सारा काम ग्राफ पे करने वाला है, ग्राफ पे मैंने आपको यहाँ पर शो करवा दिया है। और आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि ये बेसिकली आपके पार्ट नंबर 4 के बी पार्ट का आंसर है यहाँ पर, और वो कितना है, वो है 3.5। तो इस तरीके से हमने ये सवाल करना था। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।